जय हिंद दोस्तों वर्ल्ड जीएस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम 25 अक्टूबर 2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट में जीएस के 38 प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे क्वेश्चन को। दोस्तों हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से कितना फ़ायदा हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोस्तों क्वेश्चन का लेवल पता चलता है कि क्वेश्चन ईजी, टफ या मॉडरेट पूछे गए हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों क्वेश्चन कई सारे रिपीट होते हैं। अभी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसमें आपको हेल्प मिलता है। एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न आएगा दोस्तों, जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हेल्प करता है, इसलिए बेहतर रिसोर्स होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको कई सारे फ़ायदे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मास किताब के लेखक कौन थे दोस्तों। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों के शंकर नायर थे दोस्तों। इन्होंने बुक लिखी है, ये पहले रा के अधिकारी रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो 2018 में और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो अनलीशिंग इंडिया किसने लिखा था दोस्तों, पूछा गया था। तो ये एस.एम. कृष्णा ने लिखा था। ये बेटर इंडिया, ये बेटर वर्ल्ड, ये दोस्तों एन.आर. नारायण मूर्ति ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है। दोस्तों इसका जो अधिकतर लोग राइट आंसर लगाएंगे वो ए पे जाएंगे। 101वां संविधान संशोधन विधेयक जो है 2014, इस पर ज़्यादा लोग जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये गलत आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। 122वें संविधान संशोधन विधेयक जो है 2014 में ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ये 101वां जो संविधान संशोधन विधेयक है ये 2016 में दोस्तों पारित हुआ था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दोस्तों जीएसटी से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा जीएसटी को एक्सप्लेन में देख लेते हैं। वस्तु और सेवा कर, इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों हिंदी में वस्तु और सेवा कर कहते हैं जीएसटी को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी 2024 में पूछा गया था। और इसको जो लागू किया गया था दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन था दोस्तों, अधिनियम जो है ये जो 2016 में पारित हुआ है दोस्तों। और ये 122वां संशोधन विधेयक था दोस्तों, और ये 101वें संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ है दोस्तों। 122वां संशोधन विधेयक लाया गया, लेकिन दोस्तों जितने विधेयक लाए जाते हैं सब पारित नहीं होते हैं। तो 122वां लाया गया, 101वां संविधान संशोधन जो पारित हुआ है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ है दोस्तों वो 2016 में दोस्तों पारित हुआ है। और जो है कि 122वां जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था वो 2014 में लाया गया था। जो हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है दोस्तों, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर दोस्तों 12 अप्रैल 2017 में इस पर हुआ था। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, तो 12 अप्रैल को इसने राष्ट्रपति जी ने इस पर सिग्नेचर किया था। इसमें 5 टैक्स स्लैब होते हैं दोस्तों, 0%, 5%, 10%, 18% और 28%। ये अप्रत्यक्ष कर होता है जीएसटी दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर होता है, ये गंतव्य आधारित कर होता है। जीएसटी दोस्तों जब उपभोक्ता खरीदते हैं, जब आप दुकान से खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगता है, ना कि फैक्ट्री पे जहाँ से वो बनता है। वो आखिरी जो है गंतव्य आधारित कर है, इसलिए इसे गंतव्य आधारित कर कहते हैं। इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट है दोस्तों। केंद्र और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, अर्थात जिस वस्तु और सेवा पर जीएसटी लगेगा वह पूरे भारत में एक मूल्य पर होगा दोस्तों। जिस वस्तु पर दोस्तों वो अगर जम्मू कश्मीर में कोई वस्तु उस पर जीएसटी लगाया तो वही रेट दोस्तों वो उस वस्तु का तमिलनाडु में भी मिलेगा, और उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे भी मिलेगा दोस्तों। जीएसटी से दोस्तों कुछ वस्तुओं को जो मुक्त रखा गया है, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद है दोस्तों, और मादक पदार्थ और बिजली को जो है कि ये मुक्त रखा गया है, जीएसटी के अंदर नहीं आता है। इस पर दोस्तों राज्य जो टैक्स लगाती है, इसका नियम जो भी है। विश्व में प्रथम देश जिसने जीएसटी लगाया था दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारत में प्रथम राज्य दोस्तों जिसने जीएसटी लगाया था वो असम था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। जीएसटी से संबंधित सारे निर्णय दोस्तों जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाता है, वो भी 3/4 वोटों द्वारा लिया जाता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष दोस्तों राज्य सरकारों के मंत्रियों से निर्वाचित होते हैं। विशेषकर दोस्तों जो राज्य के वित्त मंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स कहते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण
पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरठ हो जाएगा, डी नंबर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, खेल से रिलेटेड है। दोस्तों हमने 2018 और 19 और 2024 में क्वेश्चन को देखा है दोस्तों, तो वहाँ से ट्रेंड है दोस्तों पूछने का। जो इंडिया के बाहर खेल हुए हैं, जैसे एशियाई खेल हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, ओलंपिक खेल हो गया, उस खेलों में दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कोई पदक जीता है और वो उत्तर प्रदेश से किस ज़िले से बिलोंग किए हैं वो पूछा जा रहा है। तो आप इसको अच्छे से देख लें, जो भारत के बाहर जो खेल हो रहे हैं वहाँ पे उत्तर प्रदेश के कौन कौन खिलाड़ी हैं और किस खेल से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? तो केन दोस्तों यमुना की सहायक नदी है, चंबल और बेतवा ये तीनों केन की सहायक नदी हैं। कल्याणी दोस्तों ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये गोमती की सहायक नदी है दोस्तों। तो इसको हम थोड़ा सा और मैप में देख लेते हैं दोस्तों। इसको अगर आप एग्जाम में नहीं आ रहा है तो आप कैसे लगाएंगे, तो आप वहाँ पे दोस्तों गेस करने की क्षमता को बढ़ाइए। जैसे आप लगा सकते हैं कि ये चंबल और बेतवा तो मैं पढ़ा हूँ कि ये यमुना की नदी है, बट हमें केन और कल्याणी में हमें पता नहीं है ये कौन राइट आंसर है। तो आप ऐसे गेस कीजिए दोस्तों कि हाँ इसमें से कौन हो सकता है। आप मॉक टेस्ट लगाइए दोस्तों, वहाँ से अपनी गेस की जो पावर है, जो क्षमता है, उसको बढ़ाइए दोस्तों। तो निश्चय जब आप गेस करेंगे तो सही होगा दोस्तों। कई सारे क्वेश्चन जो है नहीं आते वहाँ पे, उसे गेस के थ्रू उसे लगाया जा सकता है दोस्तों। हम यूपी के कुछ अन्य जो नदियाँ उसको हम मैप में देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो पूछा गया था चंबल, बनास, बेतवा और यहाँ पे दोस्तों एक केन नदी बहती है जो हमारे ऑप्शन में पूछा गया था। और दोस्तों यहाँ पे तमसा नदी बहती है, इधर सोन नदी है और यहाँ पे दोस्तों इधर यहाँ से यमुना निकल के आती है और इधर दोस्तों रामगंगा नदी है और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं गोमती नदी बहती है जो कल्याणी पूछा गया था, ये गोमती नदी की सहायक नदी है। और अगला जो है दोस्तों ये शारदा नदी देखिए बहती है और इधर जो है दोस्तों करनाली नदी आती है और ये मिल करके आगे घाघरा बना लेती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिलों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, जौनपुर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे, आप थोड़ा सा इसे गेस करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आप निश्चय ही सही कर पाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों बहराइच, बलरामपुर, गोंडा ये तीनों जिले दोस्तों ये नेपाल के बॉर्डर से संबंधित हैं। एकमात्र जिला दोस्तों जो जौनपुर है वो नीचे है, यानी कि दक्षिण साइड है, नीचे है। तो ये तीनों एक ही लाइन में दोस्तों, तो एक क्षेत्र में एक ही समान मिट्टी पाई जाएगी। हो सकता है यहाँ पे जौनपुर नीचे है तो यहाँ पे अलग टाइप की मिट्टी पाई जाएगी। तो इस तरह से आप गेस करके लगा सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से और कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा मैप में डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूर्वांचल का क्षेत्र है और ये पश्चिमांचल का क्षेत्र है और ये अवध प्रदेश है दोस्तों। और ये दोस्तों ये एरिया है बुंदेलखंड, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। बुंदेलखंड में 7 जो हैं जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं। तो इसमें ललितपुर आता है, झांसी है दोस्तों, जालौन है, हमीरपुर है दोस्तों, महोबा है और बांदा और चित्रकूट है। ये 7 जिले दोस्तों ये बुंदेलखंड से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर के मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, ये किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो इसके जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों बी नंबर, सारनाथ में दोस्तों ये संग्रहालय में संरक्षित वाराणसी में स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जो अभी हमने बुंदेलखंड देखा है वो से दोस्तों चंदेल शासन के दौरान जीजक भुक्ति या जयहोटी कहा जाता था। दोस्तों चंदेल वंश के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं। चंदेल वंश दोस्तों इसकी राजधानी दोस्तों आज खजुराहो में है, जो खजुराहो आज है दोस्तों मध्य प्रदेश में, वो इनकी राजधानी थी। संस्थापक इसके दोस्तों नन्हुक थे दोस्तों, नन्हुक इसके संस्थापक थे। अन्य शासक दोस्तों यशोवर्मन सॉरी दोस्तों ये धंग था और परमर्दी देव, और इसके सेनापति दोस्तों थे आला और उदल थे दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हीं के दोस्तों सम्मान में ये आला और उदल, आला एक जो बुंदेलखंड में क्षेत्र में फेमस है दोस्तों। चंदेलों ने कुछ इमारतों का निर्माण किया था
जिसे वैश्विक धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है खजुराहो के स्मारकों के समूह के रूप में। और इसमें दोस्तों हिंदू और जैन मंदिर का समूह इसमें शामिल है, और इसमें कंदरिया महादेव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर जो प्रमुख हैं यहाँ के, वो इसमें शामिल किए गए हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए नंबर हो जाएगा, बाल बोधनी हो जाएगा। बाल बोधनी का दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संपादन किया था, और ये उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका थी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इटावा जिले से संबंधित हैं सितार वादक नवाब इनायत खान। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र में की गई थी। दोस्तों हम तीसरी बौद्ध समिति के बारे में थोड़ा सा, जो बौद्ध समितियाँ हुई थी उसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों वो राजगृह में हुई थी, और ये अजात शत्रु जो थे दोस्तों वो हर्यक वंश के, और उनके शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दोस्तों महाकश्यप ने की थी। और द्वितीय जो बौद्ध संगीति है दोस्तों ये वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय हुआ था, इसके अध्यक्ष सबकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय हुआ था, और ये इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों ये मोगली पुत्र तिस से थे दोस्तों, और यही दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था। और चौथे जो बौद्ध संगीति था दोस्तों वो कुंडलवन में हुआ था, इसके जो कनिष्क शासन काल में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों ये वासुमित्र या अश्वघोष थे दोस्तों। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में दोस्तों बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था, महायान और हीनयान। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1935 में हुई थी दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेम्माचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, कथकली के नर्तक हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम दोस्तों वो तमिलनाडु का है, और यक्षगान दोस्तों ये कर्नाटका का है दोस्तों। अभी 2024 में पद्म पुरस्कार जो मिला है दोस्तों, पद्म विभूषण, ये पद्म सुब्रमण्यम दोस्तों, वो उन्हें पद्म विभूषण मिला है, वो भरतनाट्यम से संबंधित है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों 100% छपने ही वाला है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? दोस्तों ये 2016 में दोस्तों इस अनुसार दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये देख सकते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये डेटा हमेशा बदलता रहता है। इस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों कि प्याज में, आलू में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, 9.8% था दोस्तों। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो डेटा दिए गए हैं ये एकदम एग्जैक्ट मिलते जुलते डेटा हैं। उस क्वेश्चन को दोस्तों आप छोड़ कर के भी आप अन्य लोगों से आगे जा सकते हैं, बिना पढ़े इसे गेस कर रहे हैं, तो ऐसे ये गलत होने की ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे अच्छा है कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ दें। तो अगर आप जो लोग करते हैं गलत होता है उनका निगेटिव मार्किंग होगा, और आप नहीं करते हैं तो आप उनसे ऊपर होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। इसमें दोस्तों 5 से 11 के बारे में, अनुच्छेद 5 से 11 से रिलेटेड है। वहीं दोस्तों भाग 5 में दोस्तों संघ के बारे में बताया गया है। भाग 8 में दोस्तों केंद्र प्रशासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी हैं उसके बारे में बताया गया है। भाग 12 में दोस्तों संघ और राज्य के बीच जो संपत्ति है, वाद है, उसके बारे में बताया गया है दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों जो 22 भाग हैं उसको आप अपने स्तर से तैयार करते रहिए। हम एक तरीका बता रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने पढ़ाई में उसको शामिल कीजिएगा। जो 22 भाग हैं दोस्तों उनको इस तरह से बांट लीजिए, भाग लिख लीजिए 1 2 3 4 5। ये प्रावधान दोस्तों उसमें कौन से विषय का प्रावधान किया गया और किस अनुच्छेद से वो रिलेटेड है। जैसे भाग 1 लिख सकते हैं दोस्तों, भाग 1, भाग के नीचे 1 लिख लीजिए, और इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और 1 से 4 जो अनुच्छेद इसमें शामिल है दोस्तों। और भाग 2 में दोस्तों नागरिकता है, और ये 5 से 11 इसमें अनुच्छेद शामिल है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। और ये दोस्तों
मौलिक अधिकार 3 नंबर भाग में बताया गया है। मौलिक अधिकार और ये 12 से 35 नंबर तक है और इसके कई सब भागों में बांटा गया है। 6 अलग अलग 6 मौलिक अधिकार हैं, उसको समता का, स्वतंत्रता, शोषण और इसके बारे में अलग अलग अनुच्छेद है, उसके बारे में आप सब डिवीजन इसको कर लीजिए। और इसके बाद चौथा जो अनुच्छेद भाग है दोस्तों, और इसमें जो विषय का प्रावधान है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व है और इसमें 36 से 51 के बारे में बताया गया है। भाग 5 में दोस्तों संघ के बारे में बताया गया है। जो संघ सरकार है दोस्तों वो 52 से 151 तक है। इसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। आप इसके अलग अलग अनुच्छेद को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 52 से 78 तक दोस्तों कार्यपालिका में है दोस्तों। 79 से दोस्तों 123 तक जो है दोस्तों वो विधायिका के बारे में बताया गया है और 124 से लेकर के 151 तक दोस्तों वो न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। अब यहाँ से कार्यपालिका के बारे में देख सकते हैं क्या क्या अलग अलग बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, उपराष्ट्रपति के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है और फिर उसके बाद महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। इस तरह से दोस्तों आप पढ़ेंगे तो आपको बांट के पढ़ेंगे तो विषय जो है आसान हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम अगले जो क्वेश्चन है उस तरफ बढ़ते हैं। अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो उसको आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 के तहत किस वर्ष के कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों कारखानों में नियोजित करने का प्रतिषेध किया गया है और ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है। और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो मौलिक अधिकार भाग 3 में है दोस्तों वो 23-24 के बारे में बताया गया है। 24 में दोस्तों कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। तो वही अनुच्छेद पूछा गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों अगर डिवाइड करके पढ़ेंगे आप तो आप गेस भी कर लेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो 52 से लेकर के 63 में दोस्तों उपराष्ट्रपति हैं, उसके पहले 52 से लेकर के 62 तक बताया गया है। तो आप गेस करके लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन उस एरिया में आ रहा है, तो आप गेस करके भी लगा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप गेस करें, इसी तरह से आपके क्वेश्चन सही होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एम अनंत शयनम अयंगर हो जाएगा दोस्तों। इसके दोस्तों बात करें उपसभापति मतलब उपाध्यक्ष के बारे में पूछा है और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करें दोस्तों जी मावलंकर साहब थे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और 63 से लेकर के 70 के आसपास तक जो है वो उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति का एरिया जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 66 के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा और उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं कोई ऑप्शन है। तो इस तरह से गेस कर सकते हैं दोस्तों, नहीं आता हुआ क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा और आप अन्य लोगों से आगे हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप गेस करने का तरीका दोस्तों बढ़ाइए। गेस करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, आप जो आप रिसोर्स है, जो सिलेबस है उसको आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए। जो आप रिसोर्स पढ़ रहे हो, जैसे कोई नोट्स है या लूसेंट पढ़ रहे हो तो उसका आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में नहीं आते हुए क्वेश्चन को आप कैसे गेस करके उसको सही कर लेते हैं, वो क्षमता आप बढ़ाइए दोस्तों। अगर आप उसको गेस कीजिए, देखिए कि क्यों गलत हो रहा है और एक इसमें क्या हम पढ़ाई हमारी कमज़ोर है, पढ़ना पड़ेगा, और या फिर कि कोई पढ़ता आ रहा है क्वेश्चन फिर भी गलत हुआ है तो क्यों गलत हो रहा है। तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव को दोस्तों सिर्फ आप जान सकते हैं, आपके सिवा कोई और नहीं जान सकता है। तो इस गेसिंग को दोस्तों आप और आगे तक बढ़ाइए, निश्चय ही दोस्तों आप अच्छा कर जाएंगे। तो लगातार प्रयास करते रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए, वहाँ से अपने गेसिंग क्षमता को बढ़ाइए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीरिया की राजधानी है? तो दमिश्क हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। सीरिया की राजधानी है दोस्तों। वहाँ से दोस्तों जो अरब देश है वहाँ से कई क्वेश्चन पूछा गया है। तो टर्की की राजधानी बात करें दोस्तों, टर्की की राजधानी अंकारा है दोस्तों। इराक की राजधानी दोस्तों बगदाद हो जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों रियाद हो जाएगा। यमन की राजधानी दोस्तों साना हो जाएगा। ओमान की राजधानी दोस्तों मस्कट हो जाएगा। यूएई की राजधानी दोस्तों अबू धाबी। दोहा का दोस्तों कतर जो है, दोहा दोस्तों कतर की राजधानी है। बहरीन की दोस्तों मनामा हो जाएगा। कुवैत का दोस्तों कुवैत हो जाएगा। ईरान का दोस्तों तेहरान हो जाएगा। तो ये अरब प्रायद्वीप के दोस्तों राजधानी पूछा गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या? तो दोस्तों म्यांमार की मुद्रा है नायरा दोस्तों, नाइजीरिया की मुद्रा है रियाल दोस्तों, ईरान की मुद्रा है क्रोन दोस्तों, ये स्वीडन नॉर्वे का जो मुद्रा है। और बात करें दोस्तों हमारे पड़ोसी देश के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उनकी मुद्रा क्या है, उनकी राजधानी क्या है, तो आप इसको ज़रूर देख लें। बांग्लादेश की जो मुद्रा दोस्तों टका है, भूटान की नगुल्ड्रम है दोस्तों, जापान का येन है, इटली का दोस्तों लीरा है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स में दोस्तों रुपया चलता है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इस तरह से दोस्तों जो हम बोल रहे हैं वो भी आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया के बाद दोस्तों वहाँ की जो अन्य जो जहाँ देश हैं जहाँ पे अधिक आबादी है वो इथियोपिया और मिस्र आते हैं। नाइजीरिया की दोस्तों मुद्रा जो है नायरा है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के प्रतिशत रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, कनाडा दोस्तों। वहाँ पे 38% जो है क्षेत्र है वो भूमि के अंतर्गत आता है। बाकी क्यूबा, हैती और जमैका के अंतर्गत दोस्तों ये 37% के आसपास आते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक हैं दोस्तों। आप इसमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते। छोटे छोटे देश तो हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज में वो जो है कि वन भूमि हो, तो ऐसे क्वेश्चन चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन रिस्क लेकर लगाएंगे तो हो सकता है कि सही भी हो सकता है, लेकिन गलत होने की भी संभावना है। हो सकता है सही भी हो जाए, तो आप चाहे तो रिस्क ले सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन कम हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, नर्मदा और तापी दोस्तों। ये अरब सागर में बहती हैं और ये भारत की सबसे बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जो अन्य जो नदियाँ दोस्तों कावेरी, कृष्णा, गोदावरी है दोस्तों, ये पूरब की तरफ बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसको हम दोस्तों मैप में देख लेते हैं, आपकी और क्लियरिटी हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे नर्मदा नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से निकलती है, और ये नर्मदा, तापी, माही, साबरमती ये दोस्तों अरब सागर में गिरती हैं। और दोस्तों वहीं पे देख सकते हैं महानदी, और इधर गंगा, ब्रह्मपुत्रा नदी आके दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाल विवाह के ये विरुद्ध हैं दोस्तों। ये दोस्तों करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से जो भी करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं मानवाधिकार दोस्तों आपके सिलेबस में है, तो मानवाधिकार से संबंधित जो भी बड़ी पर्सनालिटी है उसके बारे में आप देख लें दोस्तों। मानवाधिकार के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों, ये इसका गठन है जो ये 1993 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य दोस्तों मानव अधिकार का संरक्षण और उसका प्रचार प्रसार करना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दोस्तों 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसका मुख्यालय दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का जिनेवा में है दोस्तों। मानवाधिकार पहल राष्ट्रमंडल जो है इसका स्थापना दोस्तों 1987 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो नई दिल्ली में है दोस्तों। इसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्रमंडल के मानवाधिकार को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। इसमें से कई क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, आप चाहें तो इसमें से शार्ट नोट्स बना सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ब्लैक पैंथर है दोस्तों उसका नाम। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ दोस्तों बहुत ही नक्सल प्रभावित राज्य है दोस्तों, तो वहाँ से नक्सलियों को सफाया के लिए दोस्तों ये बल का गठन किया गया है। तो ऐसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक कोई भी फोर्स का गठन किया जा रहा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको करंट अफेयर से रिलेटेड है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, 1972 में हुआ था दोस्तों। हमारी इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने दोस्तों दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, एक अलग देश का निर्माण कर दिया। बांग्लादेश दोस्तों जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, उसको आज़ाद करा करके पाकिस्तानी सेना जो थी उसको दोस्तों आत्मसमर्पण करा दिया था। तो ये बहुत ही गौरव वाली बात है। लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, किरण बेदी जैसी ये कुछ आदर्शवादी महिलाएं थी दोस्तों, जिससे मार्गदर्शन ले सकती हैं हमारी महिला साथी जो वीडियो देख रही हैं।
आप भी अपनी कौशल क्षमता को बढ़ाइए और देश की सेवा में आगे आइए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 शहर में, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इसमें ये होना चाहिए 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। लखनऊ में नाबार्ड ने एक जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप 2018 करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये नाबार्ड जैसी जो बड़ी देश की कोई भी संस्था है, अगर वो उत्तर प्रदेश में कोई संस्थान का अभी हाल ही में कोई उसका स्थापित किया है तो उसको आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं दोस्तों नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड दोस्तों ये 1882 में इसकी स्थापना हुआ था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्डे किस देश से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, फ्रांस से संबंधित हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो पुर्तगाल हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये करंट अफेयर से या जो भी बड़े संस्थान है दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे, उसके अध्यक्ष कौन है और उसका संस्थान कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसके अध्यक्ष और वो किस देश से बिलोंग करते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको आप देख सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो दोस्तों जब भी चोट लगता है तो खून बहता है, लेकिन थोड़ी देर बंद करने के बाद उसे दाबे रहते हैं तो वो खून रुक जाता है। रक्त का जो थक्का है दोस्तों वो विटामिन के की वजह से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसको दोस्तों युग्मनज कहते हैं। वहीं दोस्तों अन्य जो ऑप्शन है दोस्तों, शुक्राणु डिम्ब जो अंडा होता है दोस्तों वो निषेचित होकर के भ्रूण में उसका विकास होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 72 और 80 के बीच होती है। जब दोस्तों आप डॉक्टर के यहाँ दिखाते हैं तो आपका हाथ का नाड़ी पकड़ के देखता है, वो यही देखता है दोस्तों कि आपकी नाड़ी किस वेग से किस गति से चल रही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक का क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। तो दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार ढाले जाने के बाद जब गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में 1 से लेकर के कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी नंबर। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा रिस्क लेके कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप चाहें तो रिस्क लेकर कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, एक से पूछा है तो 1 से दोस्तों 3 ज़्यादा हो जाएगा और आप यहाँ पर 1 से 1.2 ये बहुत कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें से डी या बी में से कोई ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे अगर आप डी को चूज करते हैं तो आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप गेस करके किसी तरह वो आपका गेसिंग होगा दोस्तों, उसे आप उसे डेवलप कीजिए, वो आपका गेसिंग होगा। वो गेसिंग का तरीका कोई दे नहीं सकता, वो अपने से आप डेवलप करेंगे। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, 21 जून को। इसका पहला जो आयोजन हुआ था दोस्तों वो जो राजपथ है दिल्ली में, जिसे आप कर्तव्य पथ कहते हैं, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था और इसके तब से ये हर साल इसका आयोजन होता है। आप करंट अफेयर में इसको देख सकते हैं कि प्रेजेंट में कहाँ हुआ था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, डाइजी एंड डैम को दिया गया था दोस्तों। इसके अतिरिक्त हम और जो विटामिन है उसकी खोज किसने किया तो उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी से रिलेटेड है। विटामिन ए और बी को दोस्तों मैकुलम ने खोजा था, विटामिन सी को दोस्तों होलकट ने खोजा था, विटामिन डी को दोस्तों हॉपकिंस ने खोजा था, विटामिन ई को इवांस और बिशप ने खोजा था, विटामिन डाइजी एंड डैम ने किया था। यही क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया था। इस तरह से दोस्तों हमने 38 क्वेश्चन को देखा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
हमने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जहां तक संभव हुआ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम तक आप तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। आप दोस्तों निरंतर प्रयास करते रहिए। आप जो भी सिलेबस है उसका बार बार रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और दोस्तों रेगुलर बेसिस पे तैयारी करते रहिए। निश्चय ही जीएस में अच्छा करेंगे। दोस्तों आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, धन्यवाद।